सुप्रभात बच्चों। मैं संतोष कुमार मिश्रा, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल, मध्य प्रदेश। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। ये ऐसे प्रश्नोत्तर हैं जो आपके पुस्तक में दिए गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को, इनके उत्तरों को अच्छे से देखें, सुनें, समझें एवं उनका रिवीजन करें। एक और महत्वपूर्ण बात, आप इनका नोट्स जरूर बनाएं। आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते हुए आप इसका नोट्स भी बनाते चलें, जो कि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहला प्रश्न है, डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या है? तो डोबेराइनर ने समान गुण रखने वाले तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 3-3 के समूह बनाए। क्या किया डोबेराइनर ने सबसे पहले जो समान गुण रखने वाले तत्व थे उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, विशेष ध्यान देंगे, उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 3-3 के समूह बनाए और इस समूह को उन्होंने डोबेराइनर का त्रिक कहा और इसी त्रिक के आधार पे उन्होंने अपना नियम दिया। वर्गीकरण से संबंधित जो नियम दिया उन्होंने, उसे कहा गया डोबेराइनर का त्रिक नियम। अब देखें ये नियम क्या है। तो नियम क्या कहता है, यदि समान गुणों वाले तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 3-3 के समूह में व्यवस्थित किया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि जो तत्व थे उनको बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 3-3 के समूह में व्यवस्थित किया। और ये कैसे तत्व थे? समान गुण वाले तत्व थे। देखें यहाँ, जैसे उदाहरण से बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। उन्होंने पहला जो त्रिक बनाया उसमें उन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को रखा। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को उन्होंने रखा और इनका द्रव्यमान देखें, परमाणु द्रव्यमान कितना है। तो लिथियम का 6.9 है, सोडियम का 23.0 और पोटेशियम का 39 है। तो इस तरीके से उन्होंने ये जो त्रिक है इनको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया। देखिए बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में कैसे है, पहले 6.9 है, फिर इससे बड़ा 23 है और उससे बड़ा 39 है। बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में इन्होंने व्यवस्थित किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान किसका, इसे देखें, सोडियम का। सोडियम बीच में है तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अर्थात इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 23। तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष दो तत्व, अब शेष कौन कौन सा बचा, ये ऊपर वाला बचा और नीचे वाला बचा। ऊपर है लिथियम, नीचे है पोटेशियम। तो लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। औसत कैसे निकालते हैं आप लोग जानते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, अर्थात ये ऊपर वाले को 6.9 को और नीचे वाले को अर्थात 39 को। तो 6.9 और 39 दोनों को प्लस करेंगे और फिर उसमें 2 का भाग दे देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। औसत कितना आया, 22.95, 22.95 इसका उत्तर आया। तो ये 22.95 किसके करीब है, लगभग किसके बराबर है, सोडियम के बराबर है। तो डोबेराइनर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यदि हम समान गुण वाले तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करें तो बीच वाले तत्व 3-3 में व्यवस्थित किया उन्होंने और फिर उन्होंने बताया कि जो बीच वाला तत्व है इसका परमाणु द्रव्यमान, ये बीच वाले तत्व का सोडियम का परमाणु द्रव्यमान ऊपर और नीचे अर्थात जो शेष दो तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है, एवरेज होता है। ये डोबेराइनर ने बताया। इसके अलावा इन्होंने 2 और त्रिक बनाए जिसके बारे में अभी हम आगे बात करते हैं। चलिए 2 और त्रिक देख लेते हैं।
तो दूसरा है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये दूसरा तरीका है। देखिए, पहला हमने देख लिया, अब दूसरे की बात करें, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इनमें भी यही, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40.1, बेरियम का 137.3। इन दोनों को जोड़िए, 40.1 और 137.3 को जोड़ के 2 से भाग दे दें तो कितना आता है, 88.65, जो कि लगभग किसके बराबर है, स्ट्रोंशियम के बराबर है, 87.6। तो उन्होंने कहा कि ये जो दोनों तत्व हैं इनका औसत क्या होगा, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। एक और उदाहरण, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्लोरीन का देखें 35.5 है और आयोडीन का 126.9 है। इन दोनों को प्लस करें, 35.5 को और 126.9 को प्लस करते हैं, जोड़ते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, अर्थात औसत निकाल रहे हैं हम। औसत कितना आ रहा है इसका, 81.2, 81.2 आया इसका औसत। और ये औसत जो है किसके बराबर है, ब्रोमीन के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है, जो कि है 79.9। तो उन्होंने, डोवे राइनर ने कुल 3 त्रिक बनाए। पहला लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, दूसरा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का, और तीसरा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। और तीनों में उन्होंने बताया कि जो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान है वह शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। तो ये डोवे राइनर का त्रिक नियम था। अब अगला प्रश्न देखें, डोवे राइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं। तो डोवे राइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं, डोवे राइनर केवल 3 ही त्रिक बना सके, ये आपको दिख रहे होंगे। तो डोवे राइनर ने वर्गीकरण किया, लेकिन कितने त्रिक बना पाए, वो केवल 3 ही त्रिक बनाए। अन्य तत्वों का वर्गीकरण त्रिकों में वो नहीं कर पाए, उनका वर्गीकरण नहीं हुआ। इसलिए डोवे राइनर के वर्गीकरण की सबसे बड़ी सीमा यही है कि वो सिर्फ 3 तत्वों को ही, सिर्फ 3 ही त्रिक बना सके। कितने त्रिक बना सके, वो 3 ही त्रिक बना सके, अर्थात कुल 9 तत्वों का वर्गीकरण वो कर पाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या है। तो डोवे राइनर के बाद जो अन्य वैज्ञानिक थे उन्होंने भी तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। तो इसी क्रम में न्यूलैंड्स ने अपना एक नियम दिया जिसे अष्टक का नियम कहा गया। न्यूलैंड्स ने क्या किया, न्यूलैंड्स ने जितने भी उस समय के ज्ञात तत्व थे, 56 तत्व थे, उनको उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। सबसे पहले उन्होंने किस तत्व को लिया, सबसे पहले उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन को लिया और अंत कहां पर किया, थोरियम में किया। मतलब जो कुल 56 तत्व थे उनको उन्होंने व्यवस्थित किया। सबसे पहले नंबर पे उन्होंने हाइड्रोजन को रखा और सबसे अंत में उन्होंने थोरियम को रखा। जब इस तरीके से उन्होंने व्यवस्थित किया तो वो पाए कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म, क्या पाया उन्होंने, कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। इस तरीके से उन्होंने व्यवस्थित किया और बताया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। अब उन्होंने इसकी तुलना किससे की, उन्होंने इसकी तुलना की संगीत के अष्टक से। संगीत के अष्टक के बारे में हम लोग जानते हैं, सा रे गा मा पा दा नी। उन्होंने इस आधार पर इसे व्यवस्थित किया। क्या बताया उन्होंने कहा कि यदि तत्वों को, बात करते हैं न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की, उन्होंने कहा यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। अब देखें यहाँ न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम एवं सोडियम के गुणधर्म समान है। किसके, ये देखिए लिथियम और सोडियम के गुणधर्म, यहाँ देखिएगा लिथियम का और सोडियम का गुणधर्म समान है। इसी तरह से बेरिलियम और मैग्नीशियम का भी गुणधर्म समान है।
तो इन्होंने क्या कहा कि इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि जो आठवां तत्व है वह पहले तत्व के गुणधर्म से मिलता है। ये इस तरीके से इन्होंने इसे व्यवस्थित किया, ये देखिए। और इन्होंने बताया कि जो पहला तत्व है, किस कहीं भी ले लेंगे आप, तो जो पहला तत्व है, इसका उदाहरण मैंने बताया आपको कि ये तत्व है, मान लेता हूं इसको कि ये क्या है, पहला है। अब फिर इसको आप काउंट करना शुरू कीजिए, ये तो पहला हो गया। अब यहां से ये, तो ये कहां पर आएगा, फिर से सोडियम पे आएगा, तो ये आठवां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आठवां। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब आठवां जो तत्व है वह पहले तत्व के गुणधर्म के समान होगा। यहां इसको भी देख लीजिए, बेरिलियम, बेरिलियम से आठवां फिर काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इन्होंने इस तरीके से व्यवस्थित किया, ये देखिए कि पहला तत्व आठवें तत्व के गुणधर्म के समान होगा। अब ये हमारा, अब यहां ये दिख रहा होगा आपको, सा रे गा मा पा दा नी तो है, लेकिन ये नीचे क्या लिखा हुआ है, डो रे मी फा सो ला टी। तो ये कहाँ है, ये पाश्चात्य संगीत का सुर है, और ये हमारे भारतीय प्रणाली का 7 सुर हैं। कितने सुर हैं ये, भारतीय प्रणाली के हमारे ये 7 सुर हैं, और पाश्चात्य संगीत के ये सुर हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से दोनों सुरों को उन्होंने इसमें वर्गीकरण में उपयोग किया और बताया कि यदि हम इस तरीके से व्यवस्थित करें तो प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। अब देखें न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की क्या सीमाएं हैं। तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की भी कुछ सीमाएं हैं। पहला, यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू था। कहां तक, यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू था। कैल्शियम के बाद प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था। सिर्फ कैल्शियम तक लागू था, कैल्शियम के बाद जो तत्व थे उनके जो गुणधर्म है वो पहले और आठवें के नहीं मिलते थे। दूसरा, यह सिद्धांत हल्के तत्वों पर लागू हो पाया, भारी तत्वों पर लागू नहीं था। दूसरी सीमा हो गई इसकी। तीसरा, न्यूलैंड्स ने माना कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान हैं तथा भविष्य में अन्य कोई तत्व नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में कुछ नए तत्व खोजे गए और इनके जो गुणधर्म थे वो अष्टक नियम से नहीं मिलते थे। अगला, न्यूलैंड्स के अष्टक में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनके गुणों में समानता नहीं पाई जाती है। बहुत से ऐसे तत्व भी थे जिनके गुणों में समानता नहीं पाई जाती है। तो इस तरीके से, और एक और नोबल गैस भी था, जो नोबल गैस है, उत्कृष्ट गैस है, उनकी खोज के पश्चात अष्टक का सिद्धांत जो है वो अप्रासंगिक हो गया। तो ये कुल हम यहां देखें 4 न्यूलैंड्स के अष्टक नियम हैं। इनको आप लोग समझ लीजिए और अपनी कॉपी में नोट करके इनका रिवीजन कीजिए। अगला प्रश्न, क्या डोबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। अभी तक हमने 2 नियमों के बारे में पढ़ा, डोबेराइनर का त्रिक का नियम और न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम। अब हम दोनों की तुलना करते हैं। तो जब हम दोनों की तुलना करते हैं तो पाते हैं कि डोबेराइनर के त्रिक जो हैं न्यूलैंड्स के अष्टक स्तंभ में भी पाए जाते हैं। डोबेराइनर ने टोटल 3 त्रिक बनाए थे। 3 में से एक जो त्रिक है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का त्रिक, यह न्यूलैंड्स के अष्टक स्तंभ में भी है। ये आपके सामने दिख रहा है, न्यूलैंड्स का अष्टक स्तंभ है। इसमें हम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का जो त्रिक है उसे देखेंगे। तो ये देखिए, ये रे वाले ऑप्शन में लिथियम, सोडियम और ये पोटेशियम। तो ये त्रिक कहाँ है, ये अष्टक स्तंभ है। न्यूलैंड्स का ये अष्टक स्तंभ है जो उन्होंने बनाया था। तो न्यूलैंड्स के अष्टक स्तंभ में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम
है। और ये जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, इसे त्रिक नाम दिया था किसने? डोबेराइनर ने। अर्थात डोबेराइनर का जो त्रिक है न्यूलैंड्स के अष्टक स्तंभ में भी है, और शेष दोनों जो त्रिक थे वो अपने उसी रूप में नहीं है। ये जो थे कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये त्रिक अपने उसी रूप में नहीं है। अर्थात केवल एक त्रिक लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक स्तंभ में है। अगला देखें, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। तो इनके ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो ये K का, पोटेशियम का K2O, कार्बन CO2, एल्यूमिनियम Al2O3, सिलिकॉन SiO2 और बेरियम BaO। इस तरीके से इनके ऑक्साइड का सूत्र का अनुमान हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए कर सकते हैं। अगला प्रश्न, गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? 2 उदाहरण दीजिए। हमें सिर्फ 2 उदाहरण देना है कि कौन कौन से तत्वों के लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था। तो उसका उत्तर है स्कैंडियम और जर्मेनियम। ये 2 तत्वों के नाम याद कर लीजिए, स्कैंडियम और जर्मेनियम, 2 ऐसे तत्व जिनके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखें, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों की आवर्तता का मापदंड अपनाया। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार क्या था? तो उनका आधार था परमाणु द्रव्यमान एवं जो तत्व हैं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों की आवर्तता। ये मापदंड उन्होंने अपनाया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेंडलीफ के आवर्त नियम के बारे में। तो मेंडलीफ ने आवर्त नियम दिया, वो नियम क्या है? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ये है मेंडलीफ का आवर्त नियम। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब देखें अगला प्रश्न, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? तो उत्कृष्ट गैस जो थी रासायनिक रूप से निष्क्रिय थी, इनका बाहरी कोश जो था वह पूरी तरीके से भरा हुआ था, अर्थात संतुष्ट था। बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे थे, इनका अष्टक पूर्ण था। इस प्रकार इनके गुण जो थे एक दूसरे से तो मिलते थे किंतु अन्य सभी तत्वों से भिन्न थे, अतः इन्हें अलग समूह में रखना उचित था और वातावरण में इनकी मात्रा भी बहुत कम पाई जाती थी। इसलिए उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया। तो उत्कृष्ट गैसों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? रासायनिक रूप से निष्क्रिय थी और इनके बाहरी कोश में जो थे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए थे। अष्टक इनका पूर्ण था और अष्टक पूर्ण होने की वजह से इनके गुण एक दूसरे से तो मिलते थे, मतलब जितने भी तत्व थे जिनको अलग समूह में रखा गया था उत्कृष्ट गैस, उनके गुण एक दूसरे से तो मिलते थे। क्यों मिलते थे उनके गुण एक दूसरे से? क्या वजह थी? तो उनके गुण एक दूसरे से मिलने की वजह थी कि उनका जो अष्टक था वो पूर्ण था, किंतु अन्य सभी तत्वों से भिन्न थे। क्यों? क्योंकि अन्य जो सभी तत्व थे उनका अष्टक पूर्ण नहीं था, किसी में कम इलेक्ट्रॉन थे, किसी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन ये जो रासायनिक रूप से देखा जाए तो जो उत्कृष्ट गैस थी इनका अष्टक पूर्ण था और अष्टक पूर्ण होने की वजह से इनके गुण एक दूसरे से मिलते थे, ये अन्य सभी तत्वों से भिन्न थे, इसलिए इन्हें अलग समूह में रखना उचित था। चलिए देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया? हम लोग जानते हैं सबसे पहला जो वर्गीकरण आया सही ढंग से वो मेंडलीफ का आया
और मेंडलीफ के बाद आधुनिक आवर्त सारणी। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ विसंगतियां थीं, उन विसंगतियों को दूर किया गया और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ। तो आखिर ऐसी कौन सी बात थी, कौन कौन सी विसंगतियां थीं जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में थी और आधुनिक आवर्त सारणी में दूर हो गई। चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर परमाणु क्रमांक को माना गया। सबसे बड़ी बात, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या माना गया? परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर परमाणु क्रमांक को माना गया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या माना गया? परमाणु क्रमांक माना गया। और परमाणु क्रमांक को मानने से क्या हुआ? मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियां प्रायः दूर हो गईं। मतलब एक जो मुख्य बदलाव आया वो क्या आया? आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक था और परमाणु क्रमांक की वजह से मेंडलीफ की आवर्त सारणी की जो विसंगतियां थीं वो दूर हो गईं। कौन कौन सी विसंगतियां? बहुत सी विसंगतियां दूर हुई। कुछ महत्वपूर्ण जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे भारी एवं हल्के तत्वों का क्रम आधुनिक आवर्त सारणी में सही है। किसका क्रम? भारी एवं हल्के तत्वों का क्रम आधुनिक आवर्त सारणी में सही है। हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के ऊपर समूह 1 में रखा गया। हाइड्रोजन को कहाँ रखा गया? क्षार धातुओं के ऊपर समूह 1 में रखा गया। अक्रिय गैस जो थे उनका स्थान 18वें समूह में सही है। इसके अलावा कुछ और भी थी विसंगतियां। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर परमाणु क्रमांक हुआ तो समस्थानिक और समभारिक की जो समस्या थी वो दूर हो गई। समस्थानिक और समभारिक की जो समस्या थी, जो विसंगति थी, वो भी दूर हो गई। तो इस तरह से आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह मेंडलीफ की आवर्त सारणी की जो विविध विसंगतियां थी उनको दूर करके बनाया गया। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। आपके चयन का क्या आधार है? तो मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले जो 2 तत्व हैं वो है बेरिलियम और कैल्शियम। और ये दोनों ही तत्व समूह 2 के तत्व हैं, अर्थात मैग्नीशियम भी समूह 2 का तत्व है और बेरिलियम और कैल्शियम भी समूह 2 के ही तत्व है। एक ही समूह के तत्व हैं। इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाशीलता है वो लगभग समान है। तो ये दोनों की विशेषता क्या है? मतलब मैग्नीशियम की, बेरिलियम की और कैल्शियम की, इन तीनों तत्वों की बात करें तो इनकी विशेषता क्या है? तो ये जो तीनों तत्व हैं अर्थात मैग्नीशियम, बेरिलियम और कैल्शियम, इनके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए कैसे? तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना? 12 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282। तो बाह्यतम कोश में देखें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। बेरिलियम को देखें, परमाणु क्रमांक 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 2। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कैल्शियम को देखिए, तो कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना? 20 और इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 और 2, अर्थात बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये जो तीनों तत्व हैं इनके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये हमारा आधार है। और एक और आधार, बेरिलियम और कैल्शियम दोनों ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। कौन सा ऑक्साइड बनाते हैं? क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। बेरिलियम और कैल्शियम दोनों ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं और क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, BeO और CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और बेरिलियम का ऑक्साइड, ये दोनों बनाते हैं। तो इस तरह से मैग्नीशियम की तरह जो रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? बेरिलियम और कैल्शियम। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्नोत्तर आपको समझ में आए होंगे। इन प्रश्नोत्तरों को आप अच्छे से सुने, समझें
और सुनने समझने के बाद इसे आप अपनी नोटबुक में कॉपी में नोट जरूर करें और नोट करने के बाद रिवीजन करें। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इन प्रश्नोत्तरों को आप लिखें जरूर, कॉपी में नोट जरूर करें। कॉपी में नोट करने से आपको तो याद होगा ही साथ परीक्षा के समय में भी आपको आसानी होगी। आप बहुत अच्छे से इसका रिवीजन कर पाएंगे और आपके परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप नोट्स जरूर बनाएंगे और इस पार्ट से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो हम लोग अगले पार्ट में, अगले भाग में देखेंगे और उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।